सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक सिलेंड्रिकल कोर। फर्स्ट ऑफ ऑल we will make a cylindrical core and how to make the cylindrical core just like this। ध्यान से देखें, आप लोगों को समझने में बहुत आसानी होगी। डायग्राम बनाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। जब तक सुंदर डायग्राम नहीं बनेगा तब तक मजा नहीं आएगा। चलिए ये बना दिया हमने सिलेंड्रिकल कोर। अब इस सिलेंड्रिकल कोर पे हम क्या करते हैं, हम इस सिलेंड्रिकल कोर पे अपनी वायर को वाउंड करते हैं। ध्यान से देखिए किस तरीके से वायर को वाउंड किया हुआ है, आपको समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी वायर को वाउंड कर दिया। ठीक है, नाउ यू कैन सी एंड इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। आप देख पा रहे हैं कि मैंने वायर को इस सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर ऐसे लपेट रखा है। ठीक है, डायग्राम से समझिए, इमेजिन करने की कोशिश करिए। अब इस वायर को ना मैंने दो एंड होंगे इस वायर के, तो एक एंड यहाँ पर है और ऑब्वियसली एक एंड यहाँ से पीछे से ऐसे निकलेगा, और इन दोनों एंड्स को मैंने ऐसे कहीं पे ओपन रख दिया। ठीक है, इन दोनों एंड्स को कहीं पे ऐसे ओपनली मैंने रख दिया। यहां से मैं अपना सर्किट कनेक्ट करूंगा। तो ये जो टर्मिनल्स हैं, ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल, ए एंड बी टर्मिनल्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द सर्किट। सर्किट को कनेक्ट करने के काम आते हैं ए और बी टर्मिनल्स। कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, सिंपल सीधी सी बात। चलिए अब क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं इसके आसपास क्या कर रखा है। तो इस सिलेंड्रिकल कोर के आसपास लाइक दिस, इस सिलेंड्रिकल कोर के आसपास कुछ इस तरीके से हम लोगों ने सिलेंड्रिकल शेप के ही मैग्नेट्स लगा रखे हैं। आप ध्यान से इमेजिन करने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। ये देखो बहुत बढ़िया, ऐसे समझिए ऐसे सिलेंड्रिकल बीच में ना, बीच में आपको सिलेंडर शेप का एक कटआउट दिख रहा है, वहां पर आपने कोर लगा रखा है। ठीक है, क्या दिख रहा है, सिलेंड्रिकल शेप का कटआउट दिख रहा है, उसमें कोर लगा रखा है, और एक तरफ नॉर्थ पोल दिख रहा है, एक तरफ साउथ पोल दिख रहा है। एक तरफ नॉर्थ पोल दिख रहा है और एक तरफ साउथ पोल दिख रहा है। क्या दिक्कत है, बहुत ही आसान चीज है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। अब देखिए और क्या कर रखा है, और मैंने इसके जो कोर था, इस कोर को सेंटर पॉइंट से ऐसे पिवट कर रखा है। तो मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ डॉटेड लाइन। ठीक है, और सेंटर पॉइंट से इसको क्या कर देते हैं, पिवट कर देते हैं। ये कर दिया हमने, सेंट्रल पॉइंट से इसको पिवट करके नीचे तो कनेक्ट कर दिया एक हेलिकल स्प्रिंग। पिवट करके नीचे अपन ने कनेक्ट कर दिया एक हेलिकल स्प्रिंग, एंड ऊपर की तरफ हमने कनेक्ट कर दी एक नीडल, और इस नीडल के आगे लगा दिया एक डायल, और इस डायल के सेंटर पे दिख रहा है 0, एक तरफ दिख रहा है नेगेटिव में वैल्यूज, एक तरफ दिख रही है पॉजिटिव में वैल्यूज। एंड ये हमारा पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन है। आपसे कोई पूछे गैल्वेनोमीटर कैसे बनाया जाएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, हम बोलेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट चाहिए जिनके अंदर सिलेंड्रिकल कटआउट हो। उस सिलेंड्रिकल कटआउट के बीच में आप अपने कोर को प्लेस करेंगे। तो ये सिलेंड्रिकल कोर है मेरे पास, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं सिलेंड्रिकल कोर। फिर आपको क्या दिख रहे हैं, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स दिख रहे हैं। तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स, सिलेंड्रिकल कोर एंड सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स। इसके बाद आपको क्या दिखा, सिलेंड्रिकल कोर दिख गया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट दिख गए। यहां पर ए और बी क्या है मेरे पास, टर्मिनल्स, जिनको हम सर्किट को कनेक्ट करने में यूज करते हैं, जिनकी मदद लेते हैं हम क्या करने में, सर्किट को कनेक्ट करने में। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए तो यहां पर ये बात हो गई हमारी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बीच में कोर, कोर के ऊपर वायर। तो ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पर शो किया है, इस रेड कलर को मैं बोलूंगा वायर वाउंडेड
ऑन कोर। ठीक है, जो रेड कलर से मैंने शो किया है उसको क्या बोलेंगे, वायर विच इज बाउंडेड ऑन कोर। एंड ऊपर हमारे पास क्या है, ये हमारी नीडल। तो बताइए क्या ये चीज सबको क्लियर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यस और नो, फास्ट टेल मी एवरीवन। बिट ऑफ इमेजिनेशन का खेल है, अगर समझ गए, अगर इमेजिन हो गया तो समझ में आ गया, इमेजिन नहीं हो पाया तो यार कैसे समझ में आएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यस एवरीवन, 12th क्लास स्टूडेंट्स, डोंट जस्ट सिट इन द क्लास। सीधी सिंपल सी बात, यहां तक अपन को बात आ गई समझ में, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखना और गौर फरमाना क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे क्या हो रहा है इसमें। हमारे पास जब सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं तो इन सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब देखो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स को अगर मैं टॉप में से देखने की कोशिश करूं ना, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम मेरे को देखने को मिलेगा, ऐसा। ठीक है, और ऐसा टॉप से देख रहा हूँ बेटा, ये जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स मैंने लगाया ना, तो टॉप से देख रहा हूँ, बीच में सिलेंड्रिकल कटआउट है, ये नॉर्थ साउथ, और बीच में हमारा कोर प्रेजेंट है, तो ये लो डॉटेड लाइन से मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये रहा कोर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आप बोलोगे सर चलो यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपन को समझ में आ गया, लेकिन इस सिलेंड्रिकल कटआउट वाले डायग्राम की हमें जरूरत पड़ी क्यों, हमें क्यों इसकी ही जरूरत पड़ रही है, और कोई मैग्नेट आप और किसी तरीके का क्यों नहीं लगा रहे। उसका रीजन है बेटा, ध्यान से देखिए, रीजन ये है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो दैट डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब यहां पर क्या दिख रहा है, ये देखो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है, ये देखो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल दिख रहा है, फिर यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल दिख रहा है, फिर ऐसे दिख रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So now you can see there is some magnetic field lines which are present in between this shape. अब ऐसा क्यों लगाया गया, उसका रीजन बताता हूं, क्यों हमने सिलेंड्रिकल ही यूज किया, कोई और तरीके का मैग्नेट क्यों नहीं लगाया। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो बहुत बड़ा रीजन ये है कि यार आपने क्या किया, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन these type of magnets are used, then थीटा विच इज 90 डिग्री, ठीक है, थीटा जो कि क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। याद करो टॉर्क पढ़ा था यार पिछली क्लास में, क्या पढ़ा था, टॉर्क पढ़ा था, और उस टॉर्क के अंदर हमने देखा था टॉर्क का फॉर्मूला होता है m क्रॉस b, या बोलते हैं m b sin थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है, आप उस मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को देखो, आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखो, दोनों बीच में जो एंगल होगा उसको थीटा बोलेंगे, दोनों बीच में जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, थीटा बोलेंगे। तो वो थीटा एंगल आप यहाँ पर हमेशा 90 कंसीडर कर सकते हैं, अगर हम क्या कंसीडर करें, अगर हम सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स को कंसीडर करें, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कुछ लीनियर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रही, मुझे तो हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, मुझे लीनियर भी मिल रही है, मुझे कर्व्ड भी मिल रही है, तो हर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होने के कारण मैं ये कह सकता हूं दैट देयर आर सम फील्ड लाइंस व्हिच आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इसलिए मैं इस टाइप के मैग्नेट्स को यूज करता हूं, और एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एग्जाम में हमसे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो मैं इसमें लिखूंगा क्या, रीजन क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इफ magnets are cylindrical, then magnetic field due to them is always perpendicular to the magnetic moment, या फिर बोल सकते हैं सम कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
सम कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई हर मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर होगी नहीं, क्योंकि जब बीच में आर्मेचर घूमेगा, इस तरीके से कॉइल घूमेगी, तो एंगल चेंज होगा मैग्नेटिक मोमेंट का। सही है, इसीलिए बोल रहे हैं सम कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिलेशन इसका निकल गया है। अब आप इसकी देखिए वर्किंग, ध्यान से देखना और समझना वर्किंग क्या है। ऊपर डायग्राम पे देखिए, अब होता क्या है, आपने अपने सर्किट को कनेक्ट कर दिया, ये जो टर्मिनल ए और टर्मिनल बी आपको दिख रहे हैं, इन टर्मिनल ए और बी से आपने अपने सर्किट को कनेक्ट कर दिया। जैसे सर्किट को कनेक्ट करेंगे तो टर्मिनल ए से करंट फ्लो होना शुरू होगा, वायर में करंट फ्लो होगा, फ्लो होकर दूसरी तरफ से निकलेगा। एक तरफ से करंट फ्लो हुआ, वायर में फ्लो हुआ, दूसरी तरफ से निकल गया। देखिए करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो घूमने लगता है। करंट कैरिंग लूप को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो क्या करता है, घूमने लगता है, गोल गोल घूमेगा। गोल गोल घूमेगा तो मुझे रीडिंग कैसे मिलेगी, आप खुद सोचो। मैंने इससे ऊपर ये कनेक्ट कर रखा है, मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, ऊपर नीडल कनेक्ट कर रखी। अब यार जैसे ही आपने टर्मिनल से लगाए, जैसे ही आपने टर्मिनल से कनेक्ट किया, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ तो ये घूमने लगेगा, ये तो रुकेगा ही नहीं। इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, नीचे एक हेलिकल स्प्रिंग लगा दी। हेलिकल स्प्रिंग क्या करती है, आप लोगों ने बचपन में छोटी सी गाड़ियां देखी होंगी, आप लोग ध्यान से सुनना और फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। हमने ऐसी सी गाड़ियां देखी होंगी जिसको पीछे खींचते थे और फिर छोड़ते तो आगे जाती थी। उसको कभी खोल के देखना उन टाइप की गाड़ियों को, तो अंदर आपको है ना एक स्प्रिंग मिलेगी ऐसे लपेटी हुई। कितने बच्चों ने ऐसा देखा है, कितने बच्चे बचपन से ही इंजीनियर थे जिन्होंने चीजें खोल खोल के ये सब देखी है। ऐसी गाड़ी कितने बच्चों ने देखी है खोल के, ठीक है, जिसको आपने पीछे खींचा और वो आगे जाती थी, तो हम तो उसे खोल देते थे, और खोल के अंदर क्या मिलता था, स्प्रिंग मिलती थी। कैसी शेप की, एक ऐसे हेलिकल शेप की स्प्रिंग मिलती, ठीक है, स्पाइरल स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो स्प्रिंग है ना यार, हेलिकल नहीं होगा, ये स्पाइरल होगा, ठीक है, हेलिकल नहीं है, दिस इज स्पाइरल। तो ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है, इसका काम क्या होता है, स्पाइरल स्प्रिंग क्या करती है, जब आप इसको पीछे खींचते हो गाड़ी को, तो ये बाउंड होने लगती है, बाउंड होकर टाइट हो जाती है, फिर जब ये खुलती है ना तो टॉर्क जनरेट करती है, घुमाती है, रोटेशन प्रोवाइड करती है व्हील्स को। तो यहां पर भी यही है, आपकी नीडल अगर क्लॉकवाइज घूमने लगी करंट के कारण, तो हेलिकल स्प्रिंग उल्टा घूमने लग जाती है, टाइट होने लग जाती है, और एक स्टेबल रीडिंग दे देती है। क्या दे देती है, एक स्टेबल रीडिंग। तो बेसिकली यहां पर हेलिकल सॉरी इस स्प्रिंग को, टॉर्शनल स्प्रिंग को लगाने का रीजन क्या है, कि भाई जैसे ही आपकी नीडल घूमना शुरू हुई, अपनी जगह से डिस्प्लेस होकर एक रीडिंग पे आना शुरू हुई, उसी समय जो हेलिकल स्प्रिंग है वो उल्टा टॉर्क लगाएगी और एक स्टेबल रीडिंग आपको मिल जाएगी। हो सकता है आपकी जो रीडिंग है वो कुछ देर बाद यहां पर कहीं पे आ जाए, लाइक दिस। अगर मैं ये स्प्रिंग नीचे नहीं लगाता तो ये जो टॉर्क है ये कंटिन्यूअसली घुमाता रहता, घुमाता रहता, घुमाता रहता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ चलता रहता। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग बहुत खासा ध्यान रखेंगे कि नीचे हमने ये जो स्प्रिंग लगाई है, क्यों लगाई है। अरे भैया नीचे स्प्रिंग नहीं लगाता तो ये तो घूमता ही रहता ना, इसको रोकता कौन, इसको रोकना था, इससे एक स्टेबल रीडिंग लेनी थी, इसीलिए हमने नीचे लगा दी स्प्रिंग। इसीलिए हमने क्या लगा दी, नीचे स्प्रिंग लगा दी। इसीलिए नीचे स्प्रिंग लगा दी, तो जैसे ये घूमने लगेगा नीचे काउंटर टॉर्क देगा, काउंटर टॉर्क देगा तो एक स्टेबल रीडिंग मेरे को अटेन हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद कि वर्किंग तो अपन को समझ में आई, इसको लिख लेते हैं पॉइंट वाइज, फिर इसके ऊपर जो डेरिवेशन है उसकी बात करेंगे। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको पॉइंट वाइज ऐसे लिख देता हूं। नंबर 1 पॉइंट क्या रहेगा कि ड्यू टू करंट flowing, due to current flowing, the core starts rotating। ठीक है, करंट फ्लो होने की वजह से कोर जो है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोर रोटेट होना शुरू हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको रोकेगा कौन, तो उसको रोकने के लिए हमने यहां पर क्या लगा रखा है, टू गेट ए स्टेबल रीडिंग, to get a stable reading we have attached what,
ए टॉर्जनल स्प्रिंग, टॉर्जनल स्प्रिंग का मतलब क्या होता है? ऐसी स्प्रिंग जो काउंटर टॉर्क दे। क्या दे? काउंटर टॉर्क दे। तो जितना टॉर्क हमारे कोर पे एक्ट कर रहा है उतना ही टॉर्क हमारी स्प्रिंग भी देनी चाहिए, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? स्टेबल रीडिंग मिलेगा। अब कोर पे कितना टॉर्क आएगा तो यार उसका फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी। टॉर्जनल स्प्रिंग कितना टॉर्क देगी तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा, टॉर्जनल स्प्रिंग का एक एंगल जो कि है फाई एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के। ठीक है, के फाई। यहां से जब मैं m को ओपन करता हूं तो m निकल के आता है मेरे पास I इंटू ए। सो I इंटू ए बी साइन 90। अब मान लीजिए यहां पर n नंबर ऑफ लूप्स हो तो यहां पर क्या आ जाएगा? NIAB इज इक्वल टू के फाइव। यहां से जो डिफ्लेक्शन आया मेरे गैल्वेनोमीटर का, वो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला बन गया NIAB बाय के। या फिर मैं बोल सकता हूं दैट द डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू NBA बाय के इंटू आई। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर, यही है मेरे पास फॉर्मूला किसका? डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। बेटा ये गैल्वेनोमीटर टॉपिक बहुत आसान है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर टॉपिक बहुत आसान है, एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक है। चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है आज, फिर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स पे चले जाएंगे। लेकिन इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? क्योंकि सर डिफ्लेक्शन आता कैसे है? तो डिफ्लेक्शन आता है, उसका रीजन है। क्या रीजन है? आपने करंट भेजा, करंट भेजते टॉर्क लगा, टॉर्क लगा तो घूमने लगा, घूमने लगा तो इसको रोकना चाहिए ना कोई। कौन रोकेगा? स्प्रिंग रोकेगी। ये स्प्रिंग क्या दे रही है? काउंटर टॉर्क दे रही है। इसकी वजह से हो सकता है ये कितना डिफ्लेक्शन दे दे? फाई एंगल का डिफ्लेक्शन दे दे। ये अगर फाई एंगल का डिफ्लेक्शन देता है, ये अगर फाई एंगल का डिफ्लेक्शन देता है तो मेरे पास यहां पर टॉर्जनल स्प्रिंग इसके अंदर इसको काउंटर टॉर्क देके एक रोक देगी। सिलेंड्रिकल कोर क्यों यूज किया है? क्योंकि सिलेंड्रिकल कोर फॉर सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री की वजह से मैंने इसको यूज किया है। सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स क्यों यूज किए? क्योंकि मैं चाहता हूं हर मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऐसा जरूर हो जो मैग्नेटिक मोमेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, ताकि मैं ये डेरिवेशन कर पाऊं। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया? ये बात कर ली, दोनों टॉर्क को इक्वेट किया, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला निकाल दिया। अब ध्यान से देखिए, सारी चीजों को मेंशन करते हैं यहाँ पर। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ए क्या है? एरिया ऑफ लूप। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। and what is I is current. what is phi is the deflection. अब बेहतरीन बात बताता हूं, एक मजेदार, एकदम मजा आ जाएगा सुन के। n नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार वायर को नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए तो क्या बार बार बदल सकते हो? क्या नहीं बदल सकते। बी मैग्नेटिक फील्ड, अरे जो मैग्नेट है वो बार बार थोड़ी ना चेंज करोगे गैल्वेनोमीटर का। अब जो लूप दे दिया उसका कुछ ना कुछ एरिया है, वो कांस्टेंट है। और जो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, नाम में ही कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्वांटिटी तो होना ही है। दैट मींस जो भी डिफ्लेक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कि कितना करंट है उस सर्किट के अंदर। जितना ज्यादा करंट सर्किट के अंदर रहेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, जितना कम सर्किट के अंदर करंट रहेगा उतना कम डिफ्लेक्शन आएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर only depends on current flowing in the circuit. Only depends on current flowing in the circuit. Deflection in galvanometer सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट
सॉरी सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है, और बाकी सारी पैरामीटर्स क्या है, कांस्टेंट। अब खुद सोचो ना, जो मैन्युफैक्चर होके आ गया उसको थोड़ी ना चेंज कर सकते, सिर्फ जो उसके टर्मिनल्स हैं उसके अक्रॉस कितना करंट है उसी को चेंज किया जा सकता है, और उसी पे डिफ्लेक्शन डिपेंड करता है। अब कभी कभार एग्जाम में एक फॉर्मूला आ जाता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि दो अलग अलग करंट्स पे दो अलग अलग डिफ्लेक्शंस हैं, उनका रेशियो बताइए, तो ये लो करंट का रेशियो और डिफ्लेक्शन का रेशियो, ये फॉर्मूला हमारे पास कभी कभार निकल के आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए क्या सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं है, यस और नो? यस फास्ट एवरीवन। अब इसमें दो चीजें आती हैं, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, फॉर्मूले हैं, हालांकि उसका यूज क्वेश्चंस में बहुत आता है। ठीक है, जब हम एमीटर बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर की मदद से एमीटर प्लेस करेंगे, बनाएंगे, गैल्वेनोमीटर की मदद से वोल्टमीटर बनाएंगे, तो तब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। अब 2 मिनट रुकिए, अटेंडेंस ले लेता हूं मैं, वेट फॉर 2 मिनट्स। सेंसिटिविटी और एक आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, उसकी बात करें। पहली बात तो मैं ये समझूंगा सेंसिटिविटी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी। लिखते हैं इसको, सेंसिटिविटी, अरे क्या मतलब है इसका, सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? एनीवन, एनीवन, कोई बता सकता है? कोई जनरल एग्जाम